आपने एलॉन मस्क की XAI सुनी होगी। उसने किम कार्दाशियन को रिसेंटली एक ऑप्टिमस प्राइम रोबोट गिफ्ट किया था। वो ड्राइव भी करेगा, वो आपके लिए खाना भी बनाएगा, आपके कपड़े भी समेट के रखेगा। जयंत कुमार, IITian, एक्स Amazon लीडर और एंजल इन्वेस्टर, जिन्होंने SAP जर्मनी से अपना टेक जर्नी शुरू किया, Amazon में वन ऑफ द यंगेस्ट फैंग इंजीनियरिंग लीडर्स बने और अब AI ड्रिवन रियल एस्टेट रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आपने न्यूरालिंक का नाम लिया, आपको पता है वो एलॉन मस्क की कंपनी है। बहुत जल्दी क्या होगा कि आप जो है एक न्यूरल चिप लगा के घूमोगे। सारा काम बैठे बैठे, मतलब आप चाहे वॉशिंग मशीन चलानी हो आपको, चाहे आपको फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर नीचे करना हो, कुकिंग के लिए गैस कम करना हो, तेज करना हो, सारा सिस्टम हम हमारे ब्रेन से यूज करेंगे। आप कुछ ऐसा लगाओगे which would help to capture the signals from your brain and then convert it to electrical signals, send it to these smart AI models and then get you relevant work done। अभी आप Google Home, Alexa, Siri ये सब में देख रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, आपके कार में आ रहा है, आपके फ्रिज में आएगा and then AGI के बाद we would be kind of half cyborgs। हम लोग पहनेंगे ये चिप्स। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि फोन वोन सब बंद हो जाएंगे? मे बी टीवी देख रहे हो तो आपने जो सोचा कि आज मुझे लेट्स से ये पॉडकास्ट देखना है, ऑटोमेटिकली चल जाएगा आपका यूट्यूब पे। इंडिया अभी AI के अंदर क्या कर रहा है और US से कैसे बेटर कर सकता है? इंडिया में हम लोग बहुत रिस्क मिटिगेशन में जाते हैं और US में देखिएगा तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कल्चर चलता है। इन्वेस्टर्स को भी समझना होगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स वाले सर्विस बेस पे आप रिस्क एपेटाइट चेंज करो इंडिया का। आप बस जो है जेप्टो में या ये सब में ही बस इन्वेस्ट करके ले दे के उसी में घूमते नहीं रह सकते। एलॉन मस्क जो था ही वांटेड टेस्ला के साथ ओपन AI जो है कोलैबोरेट कर ले, टेस्ला जो है उसको एक्वायर कर ले ओपन AI को। एलॉन मस्क का प्रपोजल था बोर्ड के पास, ओपन AI के बोर्ड ने मना कर दिया। ओपन AI ने 300 बिलियन वैल्यूएशन पे $40 बिलियन का फंडिंग उठाया। द क्वेश्चन इज, आप अगर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हो जो ह्यूमैनिटी के सेक के लिए AGI ला रहा है, आप इतने बड़े पैसे उठा के फिर इन्वेस्टर को क्या जवाब दोगे? हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म लाने के लिए 50 साल लग जाएंगे, तो फिर तो ह्यूमन की जो नौकरियां हैं वो सब खतरे में चली जाएगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक 1.2 ट्रिलियन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, टाटा का और एक और कंपनी की बाहर, फॉर चिप फैब्रिकेशन इन इंडिया। ट्रम्प का जो AI में इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $280 बिलियन। इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर AI नहीं आ रहा है, जबकि US में रियल एस्टेट के अंदर AI है। क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं आ पा रहा है रियल एस्टेट के अंदर AI? रियल एस्टेट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स ये सब थोड़े ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। दीज आर मोर लाइक आई वुड से कि इसमें लोग बहुत जल्दी डिजिटाइज नहीं होते हैं। क्या AI सबको मिलना चाहिए? जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत जी, आज आप जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना वो बहुत डीप टॉपिक है, मतलब इतना खतरनाक तरीके से आप बता रहे हो। तो ये टेक की पूरी बात हो रही, तो पूरा टेक डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर पे। और अभी ये US ने ऑलमोस्ट $50 बिलियन का इन्वेस्ट किया है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के अंदर। और एक टैरिफ वॉर भी बहुत खतरनाक चल रहा है अमेरिका का और चाइना वाला। तो अगर अमेरिका सब कुछ इसको बोलेगा कि मेरा सेमीकंडक्टर बेस हमारे यहीं पे होगा, तो फिर तो पूरा वर्ल्ड को रूल करेगा अमेरिका। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका का चाइना के साथ चल रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। आपका एक छोटा से छोटा लग्जरी बैग से लेके सेमीकंडक्टर तक एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? मेजर आपके सेमीकंडक्टर कंपनीज कहाँ है? 5 टॉप। सैमसंग फ्रॉम कोरिया, देन देयर इज TSMC फ्रॉम ताइवान, देयर आर फ्यू कंपनीज फ्रॉम हांगकांग, देयर आर फ्यू फ्रॉम चाइना। द थिंग इज, इतना अगर आप रिलाई करते हो, US अगर रिलाई कर रहा है सेमीकंडक्टर विच इज बीइंग इंपोर्टेड, जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, उनको कंसर्न है। क्या कंसर्न है? मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न, कि बैकडोर लगा हो या कभी भी फेल मार जाए या सेल्फ रिलायंट नहीं है, ठीक है, ये कंसर्न है। दूसरा, ट्रेड सरप्लस का कंसर्न है। चाइना के पास ट्रेड सरप्लस हो गया है, राइट? चाइना के पास जो है ऑलरेडी इतना एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे हर जगह, पूरे हर देश में, हर ये में, तो उससे वो क्या कर रहा है कि अब वो निगोशिएट कर पा रहा है चाइनीज युआन पे, राइट? वो कह पा रहा है कि भाई तुम मुझसे गुड्स लो, तुम डॉलर में क्यों दोगे पैसे, मुझे युआन में दे दो, और उससे अपना करेंसी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये सब अमेरिका अच्छे से समझता है। अमेरिका का एक और कंसर्न है, अमेरिका में ओपन AI है, बड़ी बड़ी डीप टेक की कंपनीज है इधर से, और वो लोग
एनवीडिया के चिप्स पे उन्होंने ट्रेन किया, मॉडल्स बनाए, बड़े बड़े मॉडल्स, 140 GB मॉडल्स, 200 GB मॉडल्स। उसको इजीली एक डीपसीक आया चाइना का, वो बीट कर दिया, जिसके लिए सैम अल्टमैन ने फंड रेस करने की कोशिश की, बात की ओपन एआई के लिए कि हमें पैसे चाहिए। क्यों पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए? बिकॉज हम जो है एनवीडिया के जीपीयूज लेंगे और उस पर बड़े बड़े लार्ज जो एआई मॉडल्स बात करें वो ट्रेन करेंगे और एजीआई जितनी जल्दी ला सकेंगे। उसको चाइना की कंपनी ने, कुछ छोटे लोग थे, हेज फंड्स के लोग थे, उन लोगों ने डीपसीक मॉडल बनाया, वो भी कमोडिटी हार्डवेयर पे, और उसमें ऑप्टिमाइजेशंस करके चला के जिस कॉस्ट में ओपन एआई ने बनाया उसका 1/100 ऑफ द कॉस्ट में उन लोगों ने वो मॉडल बना के। तो अमेरिका समझता है एआई वॉर भी चल रहा है, ट्रेड वॉर भी चल रहा है, अब अगर चाइना को कंट्रोल नहीं करे तो फिर कैसे करेंगे? तो इसलिए अमेरिका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस ला रहा है। उसने टैरिफ के लिए ट्रम्प ने बोला मैं 200% डालूंगा। अब 200% समझें कि अगर आप 200% किसी गुड पे टैरिफ डालेंगे तो वो 3 गुना हो जाएगा। राइट 3 गुना हो जाएगा। और उसके बाद उसने बोला कि हम चिप्स में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट उसने ओवरऑल एआई में ज्यादा किया है। अगर आप देखिए ओवरऑल ट्रम्प का जो एआई में इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $280 बिलियन, और उसका $50 बिलियन गोज फॉर चिप्स एक्ट। चिप्स एक्ट का अगर बाइफर्केशन देखें उसमें से 40 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग जाएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 50, और बाकी के बचे 10 to 12 बिलियन वो जाएंगे R&D में। और ये जोई बिडेन के टाइम में साइन हुआ था 2021-22 के अराउंड। तो अमेरिका जो है ये सब जानते हुए ये सारे रेगुलेशंस ला रहा है, और इसमें मतलब ये वही है, आप अगर बंदूकों से नहीं लड़ सकते तो दिमाग से लड़ो, पैसे से लड़ो, इकोनॉमिकल वॉर करो। तो वही चल रहा है। एक पॉडकास्ट कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो पॉडकास्ट के अंदर बात हुई थी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में तो सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट होता है, चाइना में असेंबल होता है, और ताइवान में भी ज़्यादातर असेंबल होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ अमेरिका कर रहा है अभी। देखिए अगर हम सेमीकंडक्टर्स में जाएं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रन होने के कई मॉडल्स हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाउंड्री मॉडल, कई सारी डिफरेंट मॉडल्स है। देयर इज अ प्योर प्ले मॉडल जो TSMC करता है, हम डिटेल में जा सकते हैं इस पे। देयर इज आल्सो अनदर मॉडल विच इज फैबलेस मॉडल। मैं थोड़ा सा प्योर प्ले TSMC की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो एप्पल फोन यूज करते हो उसमें TSMC का ही चिप जो है वो चलता है, राइट? दैट इज ऑल फुल ऑन आई वुड से सर्किट ऑन बोर्ड। इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा आप अलग अलग असेंबल हुआ है, इट्स लाइक कि पूरा एक चिप ही इंटीग्रेटेड होके फैब्रिकेट होके वो जो है ऑन बोर्ड एप्पल उसको लगा देता है। नाउ द थिंग विद दिस इज एप्पल का जो नेगोशिएशन है TSMC के साथ दैट इज ऑन प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल। प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल का क्या मतलब है? जैसे मुझे डिमांड आएगा, एप्पल को डिमांड आएगा मोर आईफोन्स का या नया का, एप्पल सिर्फ उनके कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे वो स्पेसिफिक चिप्स बनवाता है, और TSMC के साथ एक्सक्लूसिव राइट है उसको कि ये बस TSMC को ही बेचेगा। सप्लाई चेन जो है किसी और को नहीं दे सकता, आउट ऑफ मार्केट नहीं। सिर्फ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो डिजाइन का है जो मॉडल वो सब नहीं कर सकता है। तो ये हो गया प्योर प्ले मॉडल। और कई सारे होते हैं जो आपने बात किया वो होता है फैबलेस मॉडल, कि कहीं से फैब्रिकेट कराओ, कहीं से पार्ट्स लो, कहीं पे असेंबल कराओ, कहीं पे आप डिजाइन करो और कहीं पे सेल करो, सप्लाई चेन। तो दोनों मॉडल्स चलते हैं, कई सारे और भी मॉडल्स चलते हैं। अमेरिका क्या चाहता है कि वो चाहता है कि वो पूरा सेल्फ रिलायंट हो, विच मीन्स कि एप्पल को अगर बनाना है तो उसने ऑलरेडी बोल दिया, सैमसंग एप्पल ये सब को जो है चिप्स एक्ट के अंदर उसने बोल दिया है कि मैं तुम्हें टैक्स सब्सिडाइज करूंगा, टैक्स इंसेंटिव दूंगा टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर इन US विद फैब्रिकेशन, जो कि बहुत इजी नहीं है। मैंने अभी नैनोमीटर की बात की है ना, उसके लिए बड़े बड़े मशीन्स आते हैं जर्मनी से, यूरोप से,
उसके लिए अमेरिका सब्सिडाइज करेगा इंडस्ट्री को कि अगर तुम फैब्रिकेशन बैठा रहे हो और तुम्हें इतने बड़े बड़े महंगे मशीन चाहिए, वी वुड गिव यू टैक्स बेनिफिट्स टू सेट अप दैट इंडस्ट्री, हम आपको वो देंगे और आप जो है यहीं पे फैब्रिकेट करो, यहीं पे डिजाइन करो, यहीं पे असेंबल करो और आईफोन यहीं पे बेचो। राइट, तो ये पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया भी किस रेस में है, कहाँ पर है हम लोग? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इंडिया में फैब्रिकेशन नहीं होता है, ये हमें पता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, टाटा का और एक और कंपनी थी बाहर की, फॉर चिप फैब्रिकेशन इन इंडिया। इंडिया प्रमोट कर रही है, सेटअप कर रही है, बट राइट नाउ हम लोग ने वहाँ कहीं नहीं है। हम लोग बस फैबलेस मॉडल में है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। हम असेंबल करते हैं, आपको सब आता है, यहाँ पे असेंबल होता है, आपको बेच दिया जाता है। ये स्थिति है। अगर इससे बेटर, अगर मैं फिर से वही बोलूँगा, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? गवर्नमेंट इसमें अपस्किल कर सकती है, सब्सिडाइज कर सकती है, मिशन एआई के अंडर चिप मैन्युफैक्चरिंग को टैक्स इंसेंटिव दे सकती है। तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है और थोड़ा सा और उनको करना होगा। जैन जी, एक बात बताओ कि चैट जीपीटी आ गया है, टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट आ गया है, मतलब हर चीज़ बटन पे हो रही है, न्यूरालिंक्स आ गया है, पता नहीं टेक्नोलॉजी ने बवाल मचा दिया पूरी इंडस्ट्री के अंदर। आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है? देखिए, आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है कि हम जो जानते हैं और हम जो समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी अभी कस्प पे है, वो एआई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 10 सालों में, आई थिंक विद इन 2 से 3 सालों में एजीआई आ जाएगा। फिर उसके बाद चीज़ें और भी तेज़ी से बदलने लगेंगी। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो ये फ़ोन यूज़ करते हैं, ये आपको क्या लगता है? क्या आप 10 साल बाद यूज़ करेंगे, 100 साल बाद यूज़ करेंगे? और अगर यूज़ करेंगे भी, तो कितना फ़ास्ट होगा? मान लीजिए आप 1x पे चला रहे हैं, कितना तेज़ आपको लगता हो जाएगा? क्या सोचते हैं, कितना नंबर होगा? लाइटनिंग स्पीड से चलेगा क्या? नहीं, वही तो यहाँ पे आपका आ जाता है। इंटरेस्टिंगली हम लोग इस फिज़िकल वर्ल्ड के कंस्ट्रेंट्स में बंधे हुए हैं। तो ये कभी लाइटनिंग स्पीड पे नहीं आएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 गीगाहर्ट्ज़ का मोबाइल है। ये प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा 100 गीगाहर्ट्ज़ तक टच करेगा। क्यों? बिकॉज़ ऑफ मूर्स लॉ, बिकॉज़ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं इसमें ज़्यादा जाना चाहूँ स्पेसिफिकली, कि आपकी लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, राइट? दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपके जो चिप्स लगते हैं इसमें, जो एप्पल की चिप्स है, जिसे टीएसएमसी बनाता है अपने इस पे, दे यूज़ अ 20 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टूल। तो आपके चिप्स के बीच में मान लीजिए 10 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। तो लाइट जो है अगर 3 इंटू 10⁸ पे चलता है और आपका जो है वो जो चिप है 10⁻⁻9 मीटर्स पे है, राइट? और अगर आप टोटल देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एट मोस्ट 100 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसिंग में अचीव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा तेज करना है तो आप एक प्रोसेसर नहीं, 4 प्रोसेसर लगाइए, 10 प्रोसेसर लगाइए, चीज़ों को पैरेललाइज कीजिए। जो आपका एक रिक्वेस्ट होता है इस फ़ोन पे, वो आप एक कंप्यूट इंटेंसिव जॉब डालते हैं। जैसे मुझे जो है कोई फ़ोटो एडिट करना है, ठीक है? या फिर कोई सॉन्ग का कन्वर्जन करना है MP4 से MP3 में, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें जो है पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है? वेक्टराइज़ करके कर सकते हो, तो वो चीज़ें आएँगी, बट उसमें भी लिमिट है। उसमें क्या लिमिट है? जैसे आप खाना खा रहे हो, तो उसके साथ आप पैरेलली बाथरूम तो नहीं जा सकते। नहीं। बाथरूम तो नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो। तो जो आप काम देते हो फ़ोन को एक टाइम पे, वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, जो पैरेललाइज़ करके आप उसको जीपीयू पे भेज सकते हो, या फिर आप मल्टीपल कोर्स पे सीपीयू में डाल सकते हो। तो उसमें वो लिमिट है, बट द थिंग इज दिस इज द कंप्यूट का लिमिटेशन। मॉडल्स भी इंप्रूव होंगे। मॉडल्स किस पे डिपेंड करता है? मॉडल्स आप पे डिपेंड करता है सिर्फ कंप्यूट पे नहीं, आपके डेटा पे। जो एआई मॉडल्स है, आपके जो एलएलएम्स है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, मेटा का लामा मॉडल, ये सारे जो है धीरे धीरे और एडवांस होते जाएंगे।
एडवांस होते जाएंगे तो किस तरीके से एडवांस होंगे? लेट्स से आप अभी क्वेरी मारते हो या वॉइस कमांड देके यूज करते हो, कल को क्या होगा? इन मॉडल्स के ऊपर लोग टूल्स लिखते थे पहले कि चलो मुझे जो है एक टूल जो है वेब सर्च करके डेटा निकाल के दो और उस पे जो है मेरा क्वेरी आंसर करो। अब क्या आ रहा है? मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल आ रहा है, जिसमें हर एक वेबसाइट, हर एक एम्बेडेड सिस्टम स्लोली एंड स्लोली अपनी एपीआई एक्सपोज करेगा मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू। और वो एपीआई को क्या होगा? बेसिकली हम अपने डिफरेंट एम्बेडेड डिवाइसेस से, बेसिकली आई वुड जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। आपने न्यूरालिंक का नाम लिया, राइट? आपको पता है वो एलॉन मस्क की कंपनी। बहुत जल्दी क्या होगा कि आप जो है एक न्यूरल चिप लगा के घूमोगे। इट कैन बी इन्वेसिव, इन्वेसिव इन द सेंस कि सर्जरी करके अंदर डाला हो, और इट कैन बी नॉन इन्वेसिव। आप कुछ ऐसा लगाओगे which would help to capture the signals from your brain and then basically convert it to electrical signals, send it to these smart models, AI models, and then get you relevant work done. And these AI models would be residing in all different kind of, I would say, machines. अभी आप Google Home, Alexa, Siri ये सब में देख रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा? आपके कार में आ रहा है, आपके फ्रिज में आएगा। अब उन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से, न्यूरालिंक इज जस्ट वन एग्जांपल, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे दैट वुड लेवरेज फाउंडेशनली दीज कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल्स, दीज एलएलएम्स, एंड देन एजीआई के बाद वी वुड बी काइंड ऑफ हाफ साइबॉक्स, वी वुड बी इंटरलेस्ड। हम लोग पहनेंगे ये चिप्स एंड वी वुड बी रनिंग द होल थिंग विद जस्ट आवर ब्रेन सिग्नल्स। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि फोन ऑन सब बंद हो जाएंगे, फोन ऑन को हम यूज ही नहीं करेंगे साथ में? एग्जैक्टली। आप क्या यूज करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा जो है काफी चीजें जो है उनका इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली अपने ब्रेन से सिग्नल्स के थ्रू आप एक्सपोज करोगे और यूज करोगे। इवन लाइक आप चाहो तो मे बी टीवी देख रहे हो, तो आपने जो सोचा कि आज मुझे लेट्स से ये पॉडकास्ट देखना है, ऑटोमेटिकली चल जाएगा आपका यूट्यूब पे। अभी क्या करते हो? ज्यादा ज्यादा बोलते हो ना कि हे गूगल होम, हे सीरी प्ले दिस पॉडकास्ट, सो दैट वुड ऑटोमेटिकली डू इट। रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करोगे अपने इसका, ऑल with your brain signals. So that is the next level after AGI, artificially interlaced humans. We would be half cyborgs. हम ऑलरेडी हो गए हैं, मतलब हम पूरे दिन इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते हैं, पूरे दिन मशीन में घुसे रहते हैं, बट 10 साल बाद का आपने पूछा, 10 साल बाद का 2 साल से 5 साल में AGI आएगा। इस बीच जो है AI इतना डेवलप कर चुका होगा कि we would be using it for every automation. एंड वी वुड, हम लोग जो है हर एक ऑटोमेशन के, और हम लोग ऐसे अपने लिए एम्बेडेड टूल्स और सिस्टम्स बना लेंगे विच कैन जस्ट कि बैठे बैठे काम हो जाए, ये हो जाएगा सारा काम बैठे बैठे। मतलब आप चाहे वॉशिंग मशीन चलानी हो आपको, चाहे आपको फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर नीचे करना हो, चाहे गैस कुकिंग के लिए गैस को कम करना हो, तेज करना हो, सारा सिस्टम हम हमारे ब्रेन से यूज करेंगे। हाँ, ये एक एग्जांपल है। एक और आया, आपने एलॉन मस्क की XAI सुनी होगी। उसने किम कार्दाशियन को रिसेंटली एक ऑप्टिमस प्राइम रोबोट गिफ्ट किया था, ये पता है आपको? राइट, न्यूज में सुना है। न्यूज में सुना होगा। ऑप्टिमस प्राइम, इसी जो आपका टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी के पीछे, सेम टेक्नोलॉजी उस ऑप्टिमस प्राइम में यूज होता है। वो क्या करता है? वो आप जो डिमांड करोगे, जैसे बोलोगे, वो वैसा करता है। वो ड्राइव भी करेगा, वो आपके लिए खाना भी बनाएगा, आपके कपड़े भी समेट के रखेगा, और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी भी कमोडिटाइज हो जाएगी। मतलब ठीक है, अभी यूएस में बिक रहा है, कल को उनका मॉडल, उनका जो पूरा रोबोट्स है, दैट वुड आल्सो कम। तो फिजिकल हार्डवेयर में भी चेंजेस, दे वुड आल्सो अडॉप्ट एआई। आपके ड्रोन्स चलेंगे फूड डिलीवरी के लिए, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड कार्स तो आ गई है, मतलब मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं, बट दे वुड बी मोर स्मार्ट, राइट? जो बैटलफील्ड में अभी जंग हो रही है, let's say like India Pakistan or anything जो भी हो, that would be all done not by normal humans. आप उसमें जो है you would be seeing things like कि robots लड़ रहे हैं आपके लिए वो वार, automatic drones लड़ रहे हैं, already drones लड़ते हैं, but they would be smart enough to do visual recognition, identify where to hit the target, the deadly shot. ये AI लाएगा, and we are at the cusp. हम उस
ह्यूमैनिटी के उस जंक्शन पे है जहाँ पे ये चीज़ें जो है आने वाली हैं। और इतना ही नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब जिस तरीके से हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डेट पे जाते हैं, सब चेंज हो जाएगा। आप काफ़ी हद तक मोबाइल आने से 90s से चीज़ें चेंज हो गई हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी और दशक में तो नहीं आया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो क्या है? दैट इज़ दिस एआई। मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग तो है नहीं, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म लाने के लिए 50 साल लग जाएंगे, तो फिर तो ह्यूमन की जो नौकरियां हैं वो सब खतरे में चली जाएगी। अब कैसे करेगा फिर इंडियन, कैसे सर्वाइव करेगा? एग्जैक्टली तो ये सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड स्केल में क्या होगा कि जो आपका लेबर मार्केट है, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है, दैट वुड चेंज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कई बड़ी कंपनीज ने वर्कफोर्स रिडक्शन कर दिया है। देयर आर लाइक गूगल, फेसबुक, इवन छोटी छोटी कंपनी लाइक दे आर डूइंग ऑटोमेशन। हम खुद अपनी कंपनी में, मेरी कंपनी में, व्हाट वी डू इज कि वी यूज अ लॉट ऑफ एआई। बहुत स्मॉल टीम्स रखे हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ एआई टू गेट वर्क डन, टू इवन कोड, टू ऑटोमेट थिंग्स। तो ये तो हो गया आपका व्हाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब में भी चेंजेस आएंगे। ब्लू कॉलर जॉब में जैसे इंडिया में ई कॉमर्स में डिलीवरीज हो रही हैं, आपका इंडिया में आपका लेट्स से ड्राइविंग हो रहा है, ये सब धीरे धीरे दे वुड बी ऑल्सो वेरी ऑटोनॉमस। लाइक ड्रोन्स चलेंगे, फूड डिलीवरी करेंगे, लॉजिस्टिक्स में आपका जो है ड्राइवरलेस कार्स भी चलेंगे। भले इकोसिस्टम नहीं है, क्या हमें डरना चाहिए जो आप पूछ रहे हैं? नहीं, वी शुड एक्चुअली, हमें इसे अपने खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस चेंज। दिस चेंज इज कमिंग, ये आ रहा है। आपके या मेरे रोकने से रुकेगा नहीं, ठीक है? सो द पॉइंट इज, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी मिशन एआई पे फंड कर रही है। क्या कर सकती है इंडिया गवर्नमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा एक अपस्किल कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, R&D कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है इन रिसर्च को, और फोकस कर सकती है इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑन ई कॉमर्स स्टार्टअप को बढ़ावा देने के बजाय डीप टेक इंडिया से उनको बेसिकली प्रोत्साहन दे सकती है इंडियन गवर्नमेंट। आपको पूरी जो हमारी जितनी युवा पीढ़ी है, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन, बहुत सारे युवा लोग हैं, उन सबको हमें ट्रेन करना होगा, एआई से अपस्किल करना होगा। अच्छा, टेक इनोवेशन की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर एआई नहीं आ रहा है, जबकि यूएस में रियल एस्टेट के अंदर एआई है। तो क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं आ पा रहा है रियल एस्टेट के अंदर एआई? एग्जैक्टली तो जैसे मैं खुद रियल स्टेट में और ये सब में काम करता हूँ, जहाँ मैं जेन एआई प्रोडक्ट्स रियल स्टेट में लगाता हूँ। मैं इसमें थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो रियल स्टेट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सब थोड़े ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। दीज आर मोर लाइक, आई वुड से कि इसमें लोग बहुत जल्दी डिजिटाइज नहीं होते हैं। आज भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, ये तो अभी आपका ई स्वातु है और ई खाता है, ये सब आ रहा है। आज भी थोड़ा प्रॉपर्टी खरीदना हो थोड़ा अंदर में, तो आज भी आपको पेपर लेके जाना पड़ता है बाबू के पास, अधिकारी के पास, भाई साइन कर दो, और वो पेपर में ही रह जाता है। कल को पेपर बदल भी दिया जाता है, कल को 10 तरीके के जो है वाद विवाद भी हो जाती है इन चीजों पे, राइट? तो क्यों नहीं आ पा रहा है? इसलिए नहीं पा रहा है, अगर मैं बताऊं अपनी कंपनी का, तो मैं क्या करता हूं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है यूएस का डिफरेंट रियल स्टेट का डेटा माइन करते हैं, जो कि इंडिया में संभव नहीं है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, गई हैं रियल स्टेट में, बट किसी ने इसको क्रैक भी नहीं किया ठीक से। मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा डीप में जाऊंगा अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए कि हमारी कंपनी क्या करती है। यूएस में डिफरेंट लेयर्स ऑफ हायरार्की है। आपके सबसे छोटे होते हैं कम्युनिटीज और विलेजेस, उसके ऊपर हो गया सिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, फिर काउंटीज हो गई, फिर मेट्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिकल एरियाज हो गया, और माइक्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिकल एरियाज हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया स्टेट। यूएस इज अ फेडरल कंट्री, मतलब यूएस जो है आपका इंडिया की तरह नहीं है। यूएस टूट सकता, इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स, ये टूट सकता है। हर स्टेट का अपना लॉ है, कैलिफोर्निया का अपना लॉ है, राइट? राइट, कैलिफोर्निया में कुछ लीगल है तो कुछ कहीं और लीगल नहीं है। कैलिफोर्निया में आपको पता होगा वीड लीगल है,
राइट, लेकिन वो हर जगह लीगल नहीं है और उनका अपना अलग अलग ये है, तो दे रन इन डिफरेंट वे। और फिर कंट्री आपका यूएस एज अ होल कंट्री, उनका अपना गवर्नमेंट है, कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस है उनका। इंडिया में थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ब्यूरोक्रेसी में। यूएस में आपका एक एक मीटिंग, एक एक चीज डिजिटाइज होता है, रिकॉर्ड होता है। हम और आप कम्युनिटी मीटिंग में, टाउन हॉल में बैठ के बात कर रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड होगा, एक बंदा नोट्स लेगा, मिनट्स बनाएगा, और उसको, जैसे यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट, वहां पे फॉय एक्ट है, उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फॉय। उसके अंडर अगर यूएस का है कि उसको हर एक सिटीजन को, अगर वो चाहे तो दे कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू, वो मांग सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या एजेंडा था, क्या मैंने मिस किया, क्या नहीं किया, विथ रिस्पेक्ट टू लोकल पॉलिसीज, विथ रिस्पेक्ट टू रियल स्टेट जो हम बात कर रहे हैं, राइट। इंडिया में रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। आप कहीं पे भी जाइए, जैसे आप एक ग्राम पंचायत में जाइए, आप पूछिए कि मैंने कल जो प्रॉपर्टी रजिस्टर कराया था उसके बारे में जो है वो एग्रीकल्चरल है, किस जमीन पे आ रहा है, क्या है, वो क्या डिस्कस हुआ, किसी के पास कुछ एजेंडा नहीं, कुछ नहीं। यूएस में एक एक चीज रिकॉर्ड होती है और वो अवेलेबल कराते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। वो जो है यूट्यूब पे, वीमियो पे, फेसबुक पे, प्लस स्टैंडर्ड वेबसाइट्स रजिस्ट्रार, वैनिकस, ये सब पे डालते हैं। तो हम, जैसे हमारी कंपनी क्या करती है कि हम उन वीडियोस और उनके मिनट्स को माइन करके हम अपने कस्टमर्स को डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे आप जो है वो बेसिकली यूएस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आ रहा है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो, एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रिन्यूएबल के लिए बैठाना चाहते हो, ठीक है। कैलिफोर्निया में आप कहाँ बैठाओगे, किस काउंटी में बैठाओगे, ये क्लाइंट को चाहिए, आपको एज अ क्लाइंट। बट और आपको वो भी चाहिए कि चूंकि ये एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट कहाँ मिलेगा, ज्यादा टैक्स इंसेंटिव कहाँ देगा यूएस गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें जो है आपको गूगल नहीं बता सकता, आप अभी सर्च करके देख लो, परप्लेक्सिटी नहीं बता सकता, बट हम जो इंफॉर्मेशन माइन किए हैं, जो डेटा निकाले हैं, बिकॉज एआई जो है उसका मेन ऑयल तो डेटा ही है, तो जो डेटा निकाले हैं, जो डेटा माइन किए हैं, उस डेटा को हम लोग फीड करके, ठीक है, उस पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पाइपलाइन बना के और उसको चैट जीपीटी के थ्रू और डिफरेंट एलएलएम्स के थ्रू उससे इंफॉर्मेशन निकाल के अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। मैं ये बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे मिलेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट्री मीटिंग्स, जिनकी रिकॉर्डिंग आपकी दूरदर्शन पे आती है, उसमें वो देखते हैं लोग, कुछ नहीं देखते हैं, बट लोकल लेवल पे कुछ नहीं मिलता। पार्लियामेंट मीटिंग्स में आपकी वही वाद विवाद ही चलती है, सिर्फ लड़ाइयाँ चलती है, सिर्फ लड़ाइयाँ चलती है। उसकी क्या रिकॉर्डिंग निकालोगे आप? और उसकी रिकॉर्डिंग में मैं कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा? तो इंडिया में ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है पूरा। मतलब यहाँ तो हम 10 मिनट डिलीवरी की बात कर रहे हो और आप वहाँ बोल रहे हो कि कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर मान लो कोई प्रॉपर्टी की बात हुई होगी कि भाई कि हम यहाँ पे एक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, वो आपने निकाला और किसी रियल एस्टेट डेवलपर को दे दिया, तो वो तो वहाँ प्रोजेक्ट बना के अरबपति हो सकता है। एग्जैक्टली। और हम उसी बिजनेस का चार्ज करते हैं, इवन फॉर अगर आप उस पर डील करते हो तो हम उसका कमीशन लेंगे, या फिर आप उस बिजनेस का हमें जो है हमारे प्रोडक्ट यूज करने का अकॉर्डिंग टू जिस साइज का उतना हम चार्ज करते हैं अकॉर्डिंगली। ग्रेट बिजनेस मॉडल है सर ये तो। मतलब तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब आप बोल रहे हो कि सिर्फ हमने कुछ डेटा को ट्रांसक्राइब किया, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, वो इन्फॉर्मेशन से किसी को दिया, ही विल बी एग्जैक्टली करोड़पति। तो वही तो बात है। देखिए, द थिंग इज, सबसे ज्यादा महंगा चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज मैं मानता हूँ रिसोर्स, वो है ह्यूमन। ह्यूमन से ज्यादा सोना भी महंगा नहीं होता, चांदी भी महंगा नहीं होता, कुछ महंगा नहीं होता। और ह्यूमन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है सर, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है। तो जो इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन पे आप जो है अपना बिजनेस बना सकते हो, ठीक है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपना सब कुछ कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन के लिए पीपल वुड पे फॉर यू। और वो इंफॉर्मेशन के लिए तो आप एआई के पास जाते हो और या सर्च इंजन पे जाते हो, 10 तरह के क्वेश्चंस पूछते हो, राइट?
पर ये सारे आंसर अगर शायद चैट जीपीटी से पूछता तो शायद मुझे नहीं दे पाती जो आपने दिया है। इसीलिए हमने इस शो का नाम रखा है द पावरफुल ह्यूमन शो, कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल है कि उसके पास इतना डेटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनसे जो निकाल सके वो बात अलग ही है। एग्जैक्टली। एआई के बारे में अपन बहुत डीप जा रहे हैं। जैन जी बताओ कि क्या एआई सबको मिलना चाहिए? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या एआई पब्लिक गुड है। मतलब बेसिकली सैम अल्टमैन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम क्या करेंगे, हम हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर एक नागरिक को एक कंप्यूट पावर दे देंगे, एक जीपीयू दे देंगे, ठीक है। और वो उस पे वो ऑलरेडी दे रहा है, चैट जीपीटी फ्री भी है, ठीक है, एग्जैक्टली। बट उस पे जो है आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उस पे इमेज, इस पे घिबली बना सकते हो, उस पे वीडियो बना सकते हो, उस पे जो स्पीच सिंथेसिस कर सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो, जो मैं करता हूँ अपनी कंपनी के लिए। तो द क्वेश्चन इज कि क्या अगर हम देने लगे जैसे ओपन एआई दे रहा है, या जैसे अगर कोई और बड़ी कंपनी देने लगी, तब तो वो बिजनेस में ही नहीं रहेंगे। तो फिर सवाल वही आ जाता है कि जो अभी ओपन एआई जूझ रहा है, जो उसने रिसेंटली किया है कि उसने नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट कंपनी बन गया। तो दैट इज द थिंग कि आप तो एक बिजनेस हो, आपको बिजनेस भी चलाना है, आप एक एआई कंपनी हो, आपको आपके जो है कंप्यूट डेटा सेंटर्स, जीपीयूज, ये सब लग रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो स्टार्टिंग में ओपन एआई यही सोच के फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी को एजीआई पहुंचाएंगे, 2014 में सेटअप हुआ था। एलॉन मस्क उस फाउंडिंग बोर्ड में था, राइट। कुछ सालों बाद बेसिकली एलॉन मस्क जो था ही वांटेड कि जो है टेस्ला के साथ ओपन एआई जो है कोलैबोरेट कर ले, ठीक है। टेस्ला जो है उसको एक्वायर कर ले ओपन एआई को। एलॉन मस्क का प्रपोजल था बोर्ड के पास, ओपन एआई के बोर्ड ने मना कर दिया। ओपन एआई के बोर्ड ने जब ये मना किया, ठीक है, तो उसके बाद एलॉन मस्क थोड़ा पीछे हो गया। इस बीच ओपन एआई ने फंडिंग्स उठाई पोस्ट कोविड, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि ओपन एआई ने 300 बिलियन वैल्यूएशन पे $40 बिलियन का फंडिंग उठाया। द क्वेश्चन इज, अगर आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, आप अगर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हो जो ह्यूमैनिटी के सेक के लिए एजीआई ला रहा है, आप इतने बड़े पैसे उठा के फिर इन्वेस्टर को क्या जवाब दोगे? तो इसीलिए इस फंडिंग के पहले ओपन एआई ने दिसंबर 2024 में खुद को फॉर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि उसको बिजनेस करना है। बट उनका अगर आप जाइएगा इन्वेस्टर कॉल मीटिंग्स में और लास्ट सुनिएगा, देयर वर क्वेश्चंस। आप समझिए, आप एक चैरिटेबल जो है नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो यूएस में, आपने उसके अंडर बहुत सारे फंडिंग्स उठा लिए, टैक्स बेनिफिट भी उठा लिया। भाई हम तो नॉन प्रॉफिट है, हमें टैक्स बेनिफिट दो, हमने एसेट्स भी बना लिए, अब आप प्रॉफिटेबल दिखा रहे हो। तो उस पर स्टेट लेजिस्लेटर्स, स्टेट अटर्नीज क्वेश्चन करेंगे, उस पर सब क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन इज फिर वही आता है कि ओपन एआई का, और इसके लिए एलॉन मस्क ने भी वही किया, ही फाइल्ड अ केस, लीगल केस किया उसने, ओपन एआई को पार्टी बनाया और कहा कि तुम जो हो बेस विजन से, कंपनी का जो मेन विजन था उससे तुम हट गए हो। तुम पहले ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे थे और अब तुम फॉर प्रॉफिट कर रहे हो। और उसके बाद ओपन एआई ने रिस्पॉन्ड किया कि तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने तुम्हारे टेस्ला के साथ जो है ये एक्विजिशन नहीं होने दिया, राइट। राइट। अब देख रहे हो जो खेल चल रहा है। इसलिए एलॉन मस्क और सैम अल्टमैन का वो विवाद चल रहा है। एलॉन मस्क ने वो केस पीछे लिया और फिर से केस डाला और इस बार माइक्रोसॉफ्ट को पार्टी बना दिया कि भाई तुम तो माइक्रोसॉफ्ट से पैसे ले रहे हो, टेस्ला के साथ क्यों नहीं लिए फिर। और वो केस चल रहा है। और इस बीच एलॉन मस्क ने क्या किया, एलॉन मस्क ने XAI सेटअप किया, राइट। और XAI जो आप ट्विटर का ग्रॉक मॉडल देखते हो, ट्विटर के पूरे डेटा पे माइन किया हुआ, जो डेटा ट्विटर पे है और जितना स्क्रैप किया है उस कंपनी ने, उस पे ट्रेन किया हुआ मॉडल, उसको ग्रॉक में बना के डाल दिया, राइट।
और एक पेरेंट पहले तो एलॉन ने ट्विटर को पब्लिक से प्राइवेट करके अपनी जेब में डाला, फिर XAI बना के उसको XAI का सब्सिडियरी बना के एक्वायर कर लिया। मतलब पैसे जो है इधर से अपनी जेब में, फिर इस पॉकेट से उस पॉकेट में। तो ये चल रहा है आपका AI इंडस्ट्री में। अब इस बीच जो है ये बड़े बड़े मॉडल्स बनाते हैं, ये जो है दे यूज महंगे महंगे एनवीडिया के GPU सर्वर्स। भले डीपसीक चाइना का मॉडल जो है सस्ते कंप्यूट सर्वर पे चल जाए बन जाए, लेकिन ये बड़े बड़े सर्वर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर के पैसे उठाते हैं कि तुम हमें इतने पैसे दो, हम तुम्हें AGI 1 साल में दिखा देंगे, हम तुम्हें ऐसा AI दे देंगे, ठीक है, राइट। नाउ द थिंग इज कि अब ये मोनेटाइज कैसे करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है मेन, क्योंकि अब तो फॉर प्रॉफिट में आ गए हैं, इन्वेस्टर को भी जवाब देना है इन्वेस्टर को, लेकिन वो कैप्ड फॉर प्रॉफिट है। मतलब अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो उसको OpenAI का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक सीलिंग पे इन्वेस्टर्स को जाएगा, बाकी सब उन लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा है कि हम बाकी सब फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी R&D में डालेंगे, वही किया। लेकिन अगर देखा जाए फाइनली दे स्टिल हैव टू मेक मनी, उनको पैसे बनाने हैं, और उसके वो दे आर स्टिल फिगरिंग आउट। बट उसमें वही मॉडल है, आप डेटा दो, जैसे आप और हम क्वेरी मारते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रीमियम मॉडल। एक चीज फ्री रखो और एक चीज प्रीमियम रखो। B2C में डायरेक्ट टू कस्टमर में हम आप कस्टमर है, बिजनेस हो गया OpenAI, हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें फ्री में क्वेरी करने दे रहा है, फ्री में कंप्यूट दे रहा है पब्लिक गुड की तरह। लेकिन उसमें क्या क्या ट्रिक है, वो हमारा डेटा उठा के उस पे थर्ड पार्टीज को देगा, उस पे एड्स दिखाएगा, उनसे एफिलिएट रेवेन्यू लेगा, ये सब होता है। आप समझ रहे हो? आपने जो सर्च किया रिसेंटली, परप्लेक्सिटी ने एक बहुत बड़े दिस ट्रैवल इंडस्ट्री के वेबसाइट से कोलैबोरेट किया, और अगर आप ट्रैवल प्लान बनाओगे परप्लेक्सिटी में, यू कैन डायरेक्टली परचेज द टिकट ऑन दैट। OpenAI ने क्या किया, Shopify इंटीग्रेट कर लिया। अब आप ChatGPT पे Shopify में भी बहुत जल्दी परचेज कर सकोगे, डायरेक्ट परचेज होने लग जाएगी। तो ये हो गया आपका फ्री मॉडल। आपका डेटा मिल रहा है, किसको मिल रहा है आपको नहीं पता, आपने जैसे ही क्वेरी मारा आपने वो अधिकार दे दिया है थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू कि आप जो जिसको देना। अब दूसरा मॉडल भी है, ये B2C में ही बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम मॉडल। जिसके पास पैसा है तुम $20 दो, और पैसा है $200 दो, हम तुम्हें ChatGPT Pro देंगे, हम तुम्हें ChatGPT Plus देंगे, पर हम तुम्हारा डेटा थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, बट हम एटलीस्ट अपने लिए तो डेटा यूज करके फिर से ट्रेन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, ये कर सकते हैं। ये हो गया B2C में, ये तरीका फ्रीमियम मॉडल। B2B में एंटरप्राइज के लिए क्या कर रहा है, B2B में एंटरप्राइज के लिए भी उन लोगों ने एक तरीका निकाला है कि वो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो मॉडल्स आप API के थ्रू यूज कर सकते हो एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। और उसमें वो बस ये कहते हैं कि हम एंटरप्राइज का डेटा नहीं रखेंगे, तुम अपना जो कंपनी का डेटा है तुम अपने पास रखो, उसके लॉग्स रखो, और फाइनली जो है उसमें वो उस पे भी माइंड नहीं करेंगे, उसमें वहां पे है, लेकिन एंटरप्राइज से और पैसे लेते हैं। तो इस मॉडल से आप जो है अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिखा रहे हो, क्योंकि अब तो आप हो गए हो फॉर प्रॉफिट। अच्छा, AI पे वापस बात कर रहे हैं तो ट्रेंडिंग की बात आएगी, गिबली। इतने फोटो वीडियो सबने बनाने लग गए, गिबली वेंट रॉन्ग, गिबली वेंट राइट, सबके फोटो वीडियो सबने लगा लिए पूरी दुनिया ने। तो क्या ये ह्यूमन की चीजें लेके आर्ट बना के ये सब एथिकल है AI के लिए या नहीं है? देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मतलब मैं एथिकल भी नहीं बोल सकता, अनएथिकल भी नहीं बोल सकता, बट मैं पहले तो ये बताऊंगा कि अभी हो क्या रहा है। आप घिबली देख रहे हो, रिसेंटली एनवीडिया ने टॉम एंड जेरी का इतना डेटा उठा के माइन करके एक नया कार्टून शो बना दिया, टॉम एंड जेरी का नेक्स्ट एपिसोड बना के निकाल रहा है। आप सोचिए, बचपन में मैं आप टॉम एंड जेरी देखते थे, अब पता चलेगा कि AI जो है उसको भी डीप फेक कर रहा है, तो कितना ट्रॉमा होगा, राइट। तो इस ट्रॉमा पे अगर मैं बात करूं तो एक स्टोरी बोल सुनाऊंगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो जर्मनी में एक नाजी, आई वोंट कॉल हिम डॉक्टर नहीं बोलूंगा मैं, बट एक नाजी, क्योंकि वो नाजी डॉक्टर टाइप ही था, जिसने क्या किया था कि वो जूस के बॉडीज पे और जूस को जो कैदी थे उनको ये किया था हिटलर ने, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करता था।
और उनका पूरा एनाटॉमी चीरफाड़ करके और मतलब बहुत कुछ पढ़ता था, अपनी डायरी में नोट करता था। बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे लिए शब्द नहीं है। बट आज वो डायरी सर्जरी में पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी में बड़े बड़े डॉक्टर्स उस बुक को पढ़ के जो है सर्जरी करते हैं। उस बुक को बाइबल माना जाता है एटलीस्ट सर्जरी का पढ़ाई में। सो द क्वेश्चन इज, ये उसका क्रिएशन है, जैसे एआई का घिबली क्रिएशन है। तो क्या आप आर्ट से नफरत करोगे कि आर्टिस्ट से? दैट्स द क्वेश्चन। वुड यू हेट द आर्ट और वुड यू हेट द आर्टिस्ट? क्योंकि एआई तो आ रहा है, राइट? और जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है, दैट इज गोना गेट कमोडिटाइज्ड, दैट इज गोना गेट, हर चीज में घुसेगा, हर चीज में घुस भी रहा है। सो आइदर वी स्टॉप इट, जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकते है, ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट कर सकता है। कैसे रेगुलेट कर सकता है? आपने घिबली स्टूडियो का जो है उस पर डेटा ट्रेन किया, क्या आपने कंसेंट लिया? कंसेंट इज अ बिग थिंग, राइट? नो मीन्स नो, राइट? तो क्या आपने कंसेंट लिया? वेबसाइट्स में भी यू हैव दैट robots.txt, राइट, जिसमें ये रहता है कि किस पेज को एसईओ करते हैं, किस पेज को आप जो है सर्च इंजन लाइक गूगल वो स्क्रैप करें, किस पेज को उठाए, किस वीडियो को उठा के ट्रांसक्राइब करे, ये सब रहता है। अभी नया मैकेनिज्म आ रहा है कि वो ये भी रहेगा कि किस पेज का डेटा आप अगर एलएलएम हो, डेटा ट्रेनिंग के लिए उठा रहे हो, जीपीटी ट्रेनिंग के लिए उठा रहे हो, तो कौन अपने साइड में आप किस डेटा को एक्सेस देना चाहते हो। बट उसके बाद भी कुछ रोग स्क्रैपर्स होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते, दे वुड स्टिल गो एंड डू दैट, राइट? तो कंसेंट जो है उसको रेगुलेट करना है। द सेकेंड थिंग इज बेसिकली आईपी राइट्स, आईपी लॉज, ठीक है, कॉपीराइट। देखिए घिबली की कॉपीराइट है, आई वोंट से कि उसका उनका कॉपीराइट नहीं है, उनका आईपी राइट नहीं है। बट द थिंग इज कि एजीआई आएगा तो एवरीथिंग लाइक क्रिएटिविटी की डेफिनेशंस चेंज होगी। मतलब आप और हम और जो भी नॉर्मल ह्यूमन है या जो भी है और ये क्रिएटिव पर्सन है, दे हैव टू थिंक वे बियॉन्ड कि हम क्या ऐसा करें क्रिएटिवली जो एआई उसको रिप्रोड्यूस ना कर सके। राइट, बहुत क्रिएटिव थिंक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब आइडियाज आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि एआई इज लाइक अ कलेक्टिव माइंड, ठीक है। वो पूरे दुनिया का जितना भी एलएमएम्स, जितना भी चैट जीपीटी, ये सब दुनिया का जितना भी वेब डेटा है, विकिपीडिया डेटा है, सब पे ट्रेन किया हुआ है। उसको कौन जनरेट किया? मैंने, आपने, हम जैसे लोगों ने लिख के भरा है। जो भी चैट, तो जो जैसे हम सिखाएंगे वैसे वो सीखता है, उस पर ट्रेन होता है, बायस भी लाता है, राइट? वो भी है इश्यूज। सो कॉपीराइट का जो है एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है स्पेसिफिक ये होना चाहिए कि आप कॉपीराइटेड मटेरियल पे, क्योंकि मैं खुद एक बुक ऑथर हूँ, मैंने सिस्टम डिजाइन ऑन AWS लिखा है, बट मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बुक जो है वो एआई पे आ जाए। वो जो है कल को वो बुक जो है एक्चुअली कोई एलएलएम उठा के पढ़ ले और उससे 10 गुना बेहतर बुक लिख दे, क्योंकि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। और लास्ट है फेयर कंपनसेशन। चलो कर लेता है, मैं हूं आर्टिस्ट, इन अ वे ऑथर हूं, आप हैं आर्टिस्ट। कल को आपका लेट्स से डीप फेक बना के पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया या घिबली आर्ट कर रहा है, एटलीस्ट कॉम्पनसेट करो। इफ यू आर, कैसे करोगे कॉम्पनसेट? इफ यू आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट टू ट्रेन, अगर आप हमारा जो है क्रिएटिव वर्क पे ट्रेन करके आप खुद को स्मार्ट कर रहे हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? सो द थिंग इज, हम चाहते कि वो इंटेलिजेंट बने, बट क्रेडिट तो दो, गिव अस द क्रेडिट, गिव अस द कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कैसे दोगे? जैसे आपने एक घिबली आर्ट बनाया, जो भी क्वेरी लिखा उस पे लेट्स से कुछ और बनाया, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको टैग करो कि ये घिबली टाइप का क्वेरी है, ये जो है टॉम एंड जेरी का क्वेरी है, ये जो है सिस्टम डिजाइन ऑन AWS जैसे बुक का ऑथरशिप का क्वेरी है। तो इस पे जहां से मटेरियल सोर्स आ रहा है, जहां से आउटपुट टोकन आ रहा है, उसको रेफरेंस देके आप जो है अपने प्रॉफिट का, जो फॉर प्रॉफिट की बात कर रहे थे आप, उसका हिस्सा दो ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि एथिकल तो नहीं है, बट रेगुलेट तो करना पड़ेगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चल पाएगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चल पाएगा।
जैन जी एक लास्ट सवाल करते हैं, और जनता ने अगर प्यार दिया तो एक सेकंड पॉडकास्ट और करेंगे अपन। तो इंडिया अभी एआई के अंदर क्या कर रहा है, और यूएस से कैसे बेटर कर सकता है? क्या हम पहुंच भी पाएंगे वहां तक या नहीं पहुंच पाएंगे? या यूएस सिस्टम कैसे काम करता है और अदर कंट्रीज का सिस्टम कैसे काम करता है? तो जो हम 2047 में विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम एआई के थ्रू विश्व गुरु बन पाएंगे, या फिर जो वीडियो वायरल होते हैं बच्चों के कि भाई किसी को खाना ही नहीं मिल रहा है? देखिए, अभी विश्व में एआई वॉर चल रहा है और हम पीछे नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि चिप्स एक्ट हो रहा है, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि सेमीकंडक्टर की रिसर्च हो रहा है। इंडिया में वो सब अभी उतना उस स्तर पे नहीं हो रहा। तो इंडिया को, अगर मैं बात करूं, इंडिया, यूएस और लेट्स से अदर कंट्रीज, इवन चाइना की भी बात करूं या यूरोप की बात करूं, तो सबका अपना डिफरेंस है। मैं खुद यूरोप में, जर्मनी में काम कर चुका हूँ, ठीक है, और यूएस में भी काम कर चुका हूँ, एसएपी में। यूएस में पढ़ाई भी कर चुका हूँ, यूसीएलए में। मैंने वो इंडिया में भी आके यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया। मैंने डिलीवरी को आईपीओ के टाइम काम किया है, और अमेजोन में भी सबसे यंगेस्ट इंजीनियरिंग मैनेजर था, और अभी अपनी कंपनी। तो मैंने बहुत पास से चीजें देखी हैं, और एक कल्चरल डिफरेंस है, और वो कल्चरल डिफरेंस ही वो इनोवेशन का डिफरेंस लाता है। मैं बता दूं कैसे। जब मैं यूएस में काम करता था, तो वहां पे बहुत ही ओपन कल्चर है। मतलब मेरे ऊपर बहुत कम हायरार्की, और जो हायरार्की रहेगा वो दैट इज बहुत, मेरा बॉस, मैं उससे कैंडिडेट कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, मैं उससे डिस्कशन कर सकता हूँ। इंडिया में आपके ऊपर आपका बॉस है, आपको छुट्टी लेने में भी डर लगेगा, राइट? तो वो आपका एक मैनेजर, वहां पे मैनेजरियल मोड है, जैसे वो मैनेजर मोड वर्सेस वहां पे फाउंडर्स मोड है, और जैसे यहाँ पे मैनेजरियल मोड है कि लोगों को जैसा काम दो वो वैसा करते हैं। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहाँ से आएगा, राइट? नहीं आ पाएगा। यूरोप में आप देखिए, यूरोप में लोग वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। मतलब टाइम हुआ, अगर 6 बज गया, 9 से 6 करना है तो 9 से 6 करना है, उसके बाद साइन करके निकल जाना है। वहाँ सोशल सिक्योरिटी भी है। मेरा नौकरी गया, मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, मैं पैसे लूंगा गवर्नमेंट से। क्या यहाँ गवर्नमेंट जो है, द क्वेश्चन इज, क्या यहाँ गवर्नमेंट लोगों को एक बेसिक मिनिमल वेज देगी? क्योंकि यहाँ तो अभी बात हो रही है एआई के अंडर सबको एक बेसिक कंप्यूट देने की एज अ पब्लिक गुड। क्या बेसिक वेज देगी? तो वही डिफरेंस आता है एडवांस नेशंस में और एक डेवलपिंग। वी आर स्टिल नॉट दैट विश्व गुरु, हमें बनना है, ठीक है। और ये कल्चरल डिफरेंस जो है ना, ये बहुत रीजन से है। द मेजर रीजन आई वुड से वुड बी लाइक, अभी बस ई कॉमर्स जैसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया में। यूएस में आप देख रहे हो काम होता है तो वो लोग डीप टेक पे काम करते हैं, या तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर देते हैं या एक नया एडवांसमेंट ले आते हैं। इंडिया ये सब नहीं कर। इंडिया तो अभी भी क्या है कि युवा पीढ़ी है जिनको रोजगार नहीं है, अंडर स्किल्ड है, उनको डिलीवरी में लगा दो, उनको लॉजिस्टिक्स में लगा दो, राइट? ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमें चेंज करना होगा। और इसका मेजर देखिएगा, उसका बहुत सारे कारण है। इसका एक तो मैंने बताया कि ये दिस इज कल्चरल रीजन है। आप अगर उसको और डीप से देखेंगे तो इन्वेस्टर्स के साइड से देखिए, जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क एपेटाइट कम है। वो चाहते हैं कि, क्योंकि इंडिया में हम लोग बहुत रिस्क मिटिगेशन में जाते हैं, और यूएस में देखिएगा तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कल्चर चलता है। ठीक है, मैं डालूंगा, मैं सबसे मतलब मैं इन पूरी ह्यूमैनिटी को मार्स पे भेजूंगा जो स्पेसएक्स कर रहा है, और मैं उसमें पैसे लगाऊंगा राइट? बट इंडिया का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मार्स पे नहीं भेजेंगे, बट फ्रूगल में, सस्ते में चंद्रयान, मंगलयान ये करेंगे। दैट इज ऑल्सो गुड अप्रोच। चाइना का क्या अप्रोच है? चाइना का, यूएस का है इनोवेटिव, चाइना, इंडिया का है फ्रूगल। चाइना का है कि हम पूरी दुनिया को बेचेंगे, पूरी दुनिया को बेचेंगे, और सारा सामान पूरी दुनिया में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें उस माइंडसेट से आना चाहिए कि हमें एक कॉमन ग्राउंड में हमें इनोवेटिव भी होना है। उसके लिए, इनोवेटिव होने के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को एआई में अपस्किल करना होगा, क्योंकि चेंज आ रहा है, राइट? उसके लिए हमें जो है मिशन एआई जो है उसमें जो फंडिंग हो रही है, हमें जो है फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज ये सब सेटअप करना होगा, और प्लस हमें डीप टेक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
नॉट सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस के लिए LLM और ये सब, बट फंडामेंटल रिसर्च को प्रमोट कर R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स को भी समझना होगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स वाले उस पे सर्विस बेस पे आप रिस्क एपेटाइट चेंज करो इंडिया का, राइट? आप बस जो है जेप्टो में या ये सब में ही बस इन्वेस्ट करके ले दे के उसी में घूमते नहीं रह सकते, और फिर मार्केट जो है वो आपस में ही ये हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। कल को उसने उसको खरीद लिया, कल को इसने इसको खरीद ली। आपको बड़े बड़े विजन्स को फंड करना होगा, राइट? और बड़े बड़े विजन्स कहाँ है? देखिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत कुछ बहुत अच्छे से किया है। जैसे हमारे पास UPI है, हमारे पास अभी जो है आधार है, डिजिटल आइडेंटिटी, हमारे पास डिजी लॉकर है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। हमारे पास फास्टैग है। दीज आर लाइक सम गुड इनोवेशंस दैट इज ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सी कंट्री ऐसा बोस्ट कर सकती है कि आप जेब में चिल्लर मत रखो? मैं जर्मनी में था तब भी मुझे कैश गिनने पड़ते थे देने के लिए, और अभी भी पड़ते हैं। US में अभी भी कार्ड चलता है, इंडिया में फोन से आप कर लेते हो। तो ऑफ कोर्स फिनटेक में है, बूम हुआ है। तो ये वहां पे क्यों नहीं आई टेक्नोलॉजी? देखिए, मैं इसमें बोलूंगा कि इसमें आई वुड गिव क्रेडिट टू आवर गवर्नमेंट, ठीक है? हमारी मोदी जी की सरकार ने डिजिटाइज किया है भारत को, इसमें कोई दो मत नहीं है। वहां पे ये सब के लिए द थिंग इज, वहां पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स और जो भी है वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब कहाँ की कंपनीज है? US की। दे लॉबी इन कांग्रेस। हम क्यों आने दें? ठीक है, आता है तो कौन करता है? ये गवर्नमेंट नहीं करती। एप्पल पे, गूगल पे, ये MNCs करती है। तो US इज अ फुल कैपिटलिस्ट नेशन, ठीक है? इंडिया जो है इट्स समवेयर इन बिटवीन, राइट? तो गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रही है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो UHI यूनिफाइड हेल्थ इनिशिएटिव भी आ रहा है, जैसे हम और आप, हमारा आधार से लिंक्ड होगा कि हम जहाँ पे चेकअप करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से, वो सब होगा। तो वी आर देयर, बट थोड़ा सा हमें थिंक बिग करना होगा। सो दैट इज वुड बी माई विश्व गुरु बनने के लिए फाइनल सजेशन। बहुत बढ़िया सर। जयंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जनता ने प्यार दिया तो दूसरा पॉडकास्ट एक और करेंगे। इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट है ये, काफ़ी डीप थिंकिंग है। दोस्तों पसंद आए तो कमेंट लिख देना, बढ़िया बढ़िया जोरदार कमेंट। क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या पॉडकास्ट में और सुनना है, टाइप इट। थैंक यू सो मच।